वेरी वार्म वेलकम अस्बा आपका और आपने बड़े अरसे बाद आज टाइम निकाला है और बहुत से लोग आपके पीछे थे इंटरव्यू के लिए लेकिन आपने हमें दिया, बड़ा शुक्रिया आपका। और अच्छा, बगैर किसी मेरा ख़्याल है कि हम उसकी ओपिनियन लेने के लिए जो है वो आगे बढ़ें, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक ऐसा मसला जो कि बकौल इंजीनियर अली मिर्ज़ा के पाकिस्तान के अगर टॉप 5 वायरल इश्यूज़ निकाले जाएँ जिसके अंदर वायरलिटी इस्लाम रिलेटेड कह लीजिए या सोशल इश्यूज़ को रिलेटेड कह लीजिए या फेमिनिज़्म को रिलेटेड कह लीजिए, तो उसमें आपका एक जो है वो एक इश्यू आता है जो कि साहिल अदीम के साथ हुआ। तो साहिल अदीम वाला जो मामला था, अब हमें तो मालूम है, हम तो उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऑडियंस को आपके मुँह से सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा और इस हवाले से आपका ओपिनियन भी आ जाएगा कि वो पूरा वाक़या था क्या? और असल में उसमें हमने देखा कि आप भी और साहिल अदीम भी जो हाइपर हुए और फिर उसके अंदर जंप इन किया खलील रहमान कमर ने। तो उस इतनी ज़्यादा हाइपर होने के मामलात, वो चाहे आपके हों, वो साहिल अदीम के हों या वो खलील रहमान कमर के हों, उसके पीछे रीज़न क्या थी और ये मामला जो है वो किस तरीके से कंडक्ट हुआ था और किस तरीके से ये सारा जो प्रोग्राम था इसके अंदर ये वाक़या पेश आया? आप अपने तौर के ऊपर इसकी पूरी रुदात ज़रा हमें सुनाएँ। ओके, वेलकम। आपने मुझे थैंक यू कहा अजीम भट्ट साहब। पहली बात तो ये, दूसरा ये कि मैं हाइपर नहीं हुई थी असल में। मैं तो कूल डाउन रह के सब कुछ सुन रही थी। मैंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया था और बिल्कुल आखिर में आके जब सवाल जवाब का सेशन हुआ था मैं तब बोली थी, और वो भी मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि आप माफी मांगे, जो कि वीडियो आपने देखी हुई है, लेकिन वो गर्मा गर्मी शुरू तब हुई थी जब इंस्टेड ऑफ साहिल वो खलील साहब बीच में कूद पड़े थे। वैसे साहिल साहब लकी भी बहुत है कि वो बिल्कुल साइड पे हो गए उस सारे मामले के बाद। फिर खलील साहब भी खलील साहब थे, खलीलुर रहमान कमर, आई विल नॉट से साहब। तो हुआ ये था कि जनाब हमारे ये डिजिटल का जो सामान, न्यूज़ का डिजिटल है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी शो की, और वो शो इटसेल्फ खलीलुर रहमान कमर का था और मुकालमा उसका नाम था। एंड मुकालमा क्या होता है, आपने तहम्मुल से, इत्मीनान से, सुकून से, बर्दाश्त से अगले बंदे की बात सुननी होती है, चाहे वो आपसे डिफरेंट ओपिनियन ही क्यों ना रखता हो, आपने उसकी बात सुननी होती है और मुकालमा करना होता है, और यूथ के साथ उनका इंटरेक्शन और ये वो सब कुछ। तो वो उसकी रिकॉर्डिंग थी। शाम में कहीं 8 बजे थी, लेकिन रिकॉर्डिंग हो गई लेट और वो तकरीबन पौने 11 साढ़े 10 पे चला गया शो। और हम जो ऑफिस के ही लोग थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज आप आए, बैठें और पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि अगर आप वोकल भी हैं और आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना भी चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। सो आई सेड ओके, ठीक है, मैं बैठ जाऊंगी। और मेरे साथ भी इवन के जो लड़की बैठी हुई थी वो आयशा की ही बेटी थी, क्योंकि वो शी यूज टू कम उनके साथ रिकॉर्डिंग्स पे, और उसको भी और भी बहुत से लोगों को बिठाया वहां पे। तो 1 घंटा गुफ्तगू हुई, मौजू था विमेन राइट्स और ये सब कुछ, और 1 घंटा मुसलसल मैंने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी, जो कि सरासर कहीं से भी विमेन राइट्स पे नहीं थी। फेमिनिज्म को तो आप बहुत दूर छोड़ दें, वो खवातीन के हुकूक के लिए नहीं थी। मतलब वो ये चाह रहे थे कि खवातीन जो हैं वो खवातीन के राइट्स पे बात कर रहे थे, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। मतलब वो इतना राइट भी नहीं दे रहे थे। जो खलीलुर रहमान कमर है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भैया आप ये नारा क्यों लगाती हैं, आप इस नारे को ऐसे लगाएं। मतलब आप वहां पे नारा भी अपनी मर्जी का लगवाना चाह रहे हैं, दूसरी साइड पे आप खवातीन के राइट्स की बात कर रहे हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको लिबरेट करने की बात कर रहे हैं, उनको जमीनों के हकूक दिला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आप खुद कितनी दफा निकलते हैं जब खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, किसी का मर्डर होता है, इतने डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं। आप अब कहाँ पे है, 2024 की रिपोर्ट निकाल के देख लें। 1000 से ऊपर जो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है वो है। ये 2024 की रिपोर्ट है, जो कि पंजाब पुलिस, इसको ये अभी दिसंबर में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रिपोर्टर्स ने पूछा, सब कुछ हुआ। अगर आप इतने वुमेन राइट्स के चैंपियंस थे तो आपको सामने आना चाहिए था। हम तो ऑन एंड ऑफ अपनी ट्वीट्स में, अपनी सोशल मीडिया पे जहां तक हमारी पहुंच है, हम तो बात करते रहते हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने यही किया, क्योंकि वो सिर्फ़ उन्होंने टैं-टैं करनी होती है, उन्होंने वहाँ पे आके बस रैंटिंग करनी होती है और अपने आप को कोई बहुत बड़ा फिलॉसफर साबित करना होता है, जो कि वो नहीं है। वो उन्होंने साबित करने की कोशिश की। जब क्वेश्चन आंसर सेशन आया तो फिर मैंने
उनसे कह दिया साहिल से कि नहीं भई इस तरह से नहीं होता, आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है सिर्फ़ एक बुनियाद पे, एक लफ्ज़ की बुनियाद पे, तो आप इसको अपोलोजाइज़ करें और उन्होंने उसको ईगो का इश्यू बना लिया और मैंने कहा नहीं आप करें, क्यों आप नहीं कर रहे? आपकी ईगो का इश्यू है और उसपे खलील साहब बीच में कूदे और लेकिन आप लोगों ने स्टोरी अभी देखी है। वो जब उनके साथ बात शुरू हुई तो मैंने पहले तो उनसे कहा कि मैं नहीं सवाल कर रही थी, मैं उनसे सवाल कर रही थी। लेकिन उन्होंने जब ज़्यादा बोलना शुरू किया, "कौन है ये? निकालो इसको।" मैंने भी फिर कह दिया, मैंने कहा, "भई इनको निकालें, मुझे क्यों निकालें? ये मुसलसल खिलाफ बोल रहे हैं हमारे।" फिर उन्होंने गालम-गलौच भी की और ये सब कुछ किया और उसके बाद फिर ऑब्वियसली आई हैड टू लीव द सेट क्योंकि प्रोडक्शन के लोग तो ज़ाहिर है हमारे अपने ही ऑर्गनाइज़ेशन के थे, तो मुझे उनका भी थोड़ा-सा ख़्याल करना था कि ये बंदा इस हद तक बदतमीज़ और जाहिल किस्म की हरकतें कर रहा है, तो मुझे ही थोड़ा-सा लिहाज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पे भी उन्होंने अपनी ईगो और सब कुछ कायम रखा और एक ख़ातून को ही छोड़ना पड़ा जो कि इनके वुमेन राइट्स के चैंपियंस ना होने की सबसे बड़ी दलील थी। तो ये सारा वो एपिसोड था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। बिल्कुल, अभी आपने खुद बात कर भी दी, मैं भी उसी के ऊपर ही आने लगा था कि बहुत से व्लॉगर्स ने भी और हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने भी जब इसके ऊपर गुफ्तगू की, तो उन्होंने लाज़िम बात है कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन ली होगी। वो चैनल इंतज़ामिया से ली हो या वहाँ के किसी लोगों से ली हो या कहीं से भी ली हो। तो एक परसेप्शन ये भी सामने आया और अगेन क्योंकि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को मैं इसलिए बार-बार कोट कर रहा हूँ या जो मुफ्ती तारिक मसूद हैं, उनको मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उनके क्लिप्स बहुत चले थे। हाँ, तो उन्होंने भी ये बात कही कि ये तो अभी आपने आधा एपिसोड देखा और इसके अंदर बहुत कट हुआ था और ऐसा भी हुआ था कि बहुत से लोग मतलब खलील साहब जो हैं वो बहुत ही एक मतलब मैं क्या लफ़्ज़ एक्सट्रीम पे इस्तेमाल करूँ चले एक गए। हाँ, वो गालियाँ भी दी उन्होंने और वो शायद अपनी सीट से भी उठ गए। तो यस, अगेन इसके ऊपर एक सवाल साथ में ऐड कर दूँ क्योंकि एक उस वक़्त एक नैरेटिव ये भी बिल्ड हुआ था कि शायद ये एक प्री प्लांटेड यानी कि प्लांट किया हुआ शो था और इसके अंदर जो है वो शायद खुद चूँकि ऑफ़ कोर्स आप खुद समा से थी और जो है वो शो भी समा पे हो रहा था और प्रोडक्शन के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो लोगों ने ये परसेप्शन भी बनाया कि ये खुद किया गया है टीआरपी के लिए। तो क्योंकि हमें तो मालूम है, हम तो उधर ही थे कि उस ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया था मामला कि फिर शो भी बंद करना पड़ा था और इंतज़ामिया ने समाज की उसके अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था इस सेंस में कि उन्होंने इसको कोई टीआरपी का इश्यू बना के कोई मज़ीद शोज़ लॉन्च नहीं किए थे कि हमारी टीआरपी आएगी, बल्कि उन्होंने बंद कर दिया था उसको। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर भी थोड़ी-सी क्लैरिटी कर दें कि ये प्री प्लांटेड नहीं था। ओके, जिन भी सीनियर जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैंने बहुत से व्लॉग्स भी देखे हैं, सब कुछ देखा है कि उन्होंने कहा कि भई ये प्लांटेड था और ये था, वो था, सब कुछ था। बट द थिंग इज़ कि अगर ये प्लांटेड था, तो क्या खलील साहब खुद ही अपने शो में अपनी ही इंसल्ट करवाने आए थे? मतलब इतनी भी उनको टीआरपी की नहीं पड़ी हुई थी कि वो एक बिल्कुल ही अननोन, नॉन पॉपुलर और एक आम लड़की जिसको कोई जानता भी नहीं है, क्या वो उससे अपनी इंसल्ट करवाने आए थे शो में? नो। क्या मुझे सिर्फ टॉपिक का इतना पता था कि भई वुमेन राइट्स पे बात होगी और वो भी जब इनको ऑडियंस इनकी चली गई थी, जा चुकी थी। तो और फिर दूसरी बात ये कि 1 घंटा अगर ये प्लान्ड ये लोग जो कह रहे हैं, इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी हासिल की ऑब्वियसली जर्नलिज्म में सारे एक-दूसरे को जानते हैं, सब कुछ है और इन लोगों ने कॉल्स कर के समा में पूछा भी कि क्या हुआ है और ये वो लेकिन इनके जर्नलिस्टिक एथिक्स इतने हैं कि कॉल करके इन्होंने डिटेल्स भी ले ली, इनको पूरी स्टोरी पता भी चल गई एक्सेप्ट उमर चीमा। इन लोगों को सारी स्टोरी पता भी चल गई बट स्टिल उसके बावजूद इन लोगों ने कहा कि नहीं भई ये तो प्लान था, ये तो प्लांटेड शो था, ये तो फिल्म मतलब टीआरपी तो तब आती ना कि ये टीवी का शो था, ये तो था ही डिजिटल का शो, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 के खलील अपने शो में अपनी इंसल्ट क्यों करवाने आएगा? वो तो मैंने सुना है क्योंकि जब मैं तो जा चुकी थी, वो तो मैंने सुना है उसके तकरीबन घंटा बाद लोगों से पूछते रहे थे कौन थी ये लड़की, कौन थी ये लड़की, कौन थी ये लड़की? मतलब ही डिड नॉट नो एनीथिंग एट ऑल और हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग 1 घंटा मुसलसल खवा मुझे थोड़ा-सा खलीलुर रहमान का मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा था कि इसके जो ख़यालात हैं ख़वातीन के बारे में, वो थोड़े किस किस्म के हैं, मिसोजिनिस्टिक हैं और इस किस्म के उनके ड्रामा एक जो बड़ा वायरल हुआ था वो भी देखे और वैसे भी ओवरऑल भी। तो
तमीज़ नहीं है ख़वातीन से बात करने की, ठीक है, आपकी फ़िलॉसफ़ी है, आप राइटर हैं, आप कहते हैं मुझे इल्हाम होता है, मुझे ऊपर से सारा कुछ लिखा-लिखाया आता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर आप लेकिन दूसरी साइड पे आपको उन इल्हामों में काश ये इल्हाम भी आया होता कि आपने किसी से रिस्पेक्ट के साथ, ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे कैसे बात करनी है, वो नहीं करते। मुझे उनका तो अंदाज़ा था, बट आई डिड नॉट नो ये वाले जो साहिल अदीम था, मैं नहीं इनको जानती थी बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता था कौन है कौन, मुझे था कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आई थॉट कोई कासिम अली शाह टाइप या इस टाइप का कोई होगा बंदा, थोड़ा मतलब धीमे मिजाज का, आम बात करने वाला। और मेरे ज़हन में भी यही था कि अगर एक एंटी बहुत वो एक्सट्रीमिस्ट ख़वातीन के बारे में ख़यालात रखने वाला बंदा है, तो दूसरा उससे ऑपोज़िट होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था दोनों एक-दूसरे के सामने बैठ के वो उनका जो लव स्टोरी शुरू हुई थी, नहीं आप तो नहीं आप, आपने ये बहुत अच्छी बात की, आपने ये बहुत अच्छी बात की, आपके ख़यालात तो मतलब इस किस्म की बातें करेंगे। तो किसी को तो बोलना था ना फिर वहाँ पे। और ये बिल्कुल गलत जो भी कहते हैं वो खुद बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं कि ये प्री प्लान था और प्लांटेड था। ऐसा कुछ अच्छा, नहीं था। एक इसमें ये भी हमें देखने में आया था कि इस सारे मामले में अभी आपने खुद बात भी कर दी, एक उमर चीमा साहब का तो नाम भी आपने ले लिया, खैर। सो उसमें ये है कि हमें सुनने में आया और पता लगा कि बहुत से जर्नलिस्ट ने और बड़े सीनियर किस्म के यूट्यूबर्स ने आपसे भी राब्ता किया और आपसे ओह! आपसे नो राब्ता किया डाउट। और आपसे जब राब्ता किया और आपने अपने मामलात आपकी अपनी एक पर्सनल कॉल थी कि आपने कहा कि जी मैं इस मामले पे फ़िलहाल तो कोई कमेंट नहीं दूँगी या कोई इंटरव्यू नहीं दूँगी। तो आपने जब उनको टाइम नहीं दिया तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी हेवी किस्म की स्टोरीज़ भी जो है वो बिल्कुल। बनाई। तो इस हवाले से भी अगर आप कुछ बताना चाहें तो? यस, बिल्कुल इसमें बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जिनका काम है कि उन्होंने हर एक से पंगा लेना है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, चाहे वो कोई रील्स इंस्टाग्राम पे बना रहा है या टिकटॉक पे बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, उन्होंने अपना फर्ज समझा हुआ है। यासिर शामी इज़ वन ऑफ देम। और यासिर शामी साहब ने भी मुझे किया वही कॉन्टैक्ट, और मैं ऑब्वियसली मुझे अपना काम भी था, मैं एडिट में उस टाइम पे बैठी अपने अपना शो जो है उसका काम कर रही थी। और उसकी कॉल्स आई, मैसेज आया और कहा कि आई वांट टू इंटरव्यू यू और ये वो। तो ऑब्वियसली मैंने कॉल की कि मुझे इतनी कॉल्स थी आती थी उन दिनों में कि बस मेरा फ़ोन ना रेड बैटरी हो जाती थी उसकी। इवन दैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, एक्सप्रेस से लेकर, और मतलब नेम एनी चैनल जिन्होंने कहा कि हमारे शो में आएँ, और डिजिटल वाले और यूट्यूब तो फिर था ही। तो मैं नहीं कर रही थी किसी का भी इंटरव्यू, क्योंकि एक मतलब एक जहाँ पे गलत बात हुई, मैंने उसको नेगेट किया, दैट्स इट। लोगों तक वो बात पहुँची, और लेकिन उसके बाद ये नहीं था कि मैं उसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बना देती, मैं गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देती या मैं कोई भी ऐसी बात करती। तो उन्होंने मुझे किया कॉन्टैक्ट, मैंने राब्ता नहीं किया, और शाम को मुझे पता चला कि उन्होंने वीडियो बना दी है और कहा अजीबो-गरीब किस्म की बातें, प्लांटेड था, प्री प्लान था, सब एक-दूसरे को जानते हैं, तो ये तो वो इस किस्म की बातें। और मुबश्शिर लुकमान जो था, उन्होंने भी पता नहीं किससे हमारे चैनल में कॉन्टैक्ट किसी से किया और कहा कि भई वो उस लड़की को कहे कि मेरे साथ इंटरव्यू में बैठेगा, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा नो भाई, इधर देखो, अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो इनमें से किसी के साथ इंटरव्यू नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने सबको ही इनकार किया था। इवन मतलब कोई आम बेशक यूट्यूबर था, नहीं कोई बड़ा अपने आप में अगर कोई बड़ा नाम है, तो वो थे। मैंने किसी के साथ भी इंटरव्यू नहीं किया था। येस, इन सबने ही मुझे कॉन्टैक्ट किया था, एवरी वन ऑफ देम। और कुछ लोग ऐसे भी थे एंटरटेनमेंट की साइड के, उन्होंने खुद से ही स्टोरी बना दी थी। मतलब एक तरफ वो बात कर रहे थे कि उनका उनका थोड़ा-सा इश्यू ये था कि ज़ाहिर है वो एंटरटेनमेंट की फील्ड से हैं, तो वो खलीलुर रहमान के साथ बिगाड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद भी कर दिया जो करना था। मैंने कहा ओके। अच्छा, इस सब में क्योंकि हम तो अगेन क्योंकि मैं ये सारी बातें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं तो वन ऑफ मतलब विटनेस हूँ उस मामले पे और क्योंकि हमने उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे, जिन लोगों ने हमसे राय ली हमने भी बता दी। आई रिमेंबर कि रिज़वान रज़ी साहब ने जब व्लॉग करना था तो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया था ट्विटर पे, तो मैंने फिर उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने ख़ैर व्लॉग में अपनी ही बात की थी, बट हाँ, मेरा मौक़िफ़ उन्होंने शामिल ज़रूर कर लिया था कि अज़ीम भट्ट साहब ने ये मुझे बताया, बट उन्होंने ख़ैर उसको बिलीव नहीं किया था। उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया था। ऑफ़ कोर्स जो गलत है, बिकॉज़
अगेन मुझे याद है कि खलील साहब की जो आपने बात की है कि वो बाद में भी 1 घंटा ढूँढते रहे और आपको उठा के लेके हम लोग गए थे और फिर हम लोगों ने जाके एक जगह पे खाना खाया था उसी रात को बैठ के और हम ठंडे होते रहे थे कि भई ये क्या हम करके आ गए हैं। तो खलील साहब वहाँ पर जो भी करते रहे। ख़ैर एनीवेज़ इस सारे मामले पे अगेन मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोगों ने जो एक और चीज़ निकाली आपके उस सारे मामले में वो ये निकाली कि जब वो आपकी प्रोफ़ाइल लाज़िमी बात है लोगों ने सर्च करना शुरू की कि भई असबाब अब्दुल्ला कौन है? तो उन्होंने आपके जो टिकटॉक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वहाँ पर शायद लिखा हुआ था कि जो है वो मैं समा से हूँ और उसके साथ नीचे जो आपकी रील्स थी, उसके अंदर तहरीक-ए-इंसाफ से रिलेटेड कुछ जो है वो थी टिकटॉक्स थी, सनम जावेद के साथ आपकी टिकटॉक्स थी और तो लोगों ने एक ये भी आपको कहना शुरू कर दिया कि भई ये तो जो है ना ये तहरीक-ए-इंसाफ की हैं और जानबूझ के जो है वो इस हवाले से कंट्रोवर्सीज़ करती हैं और क्योंकि इनकी दोस्त सनम जावेद हैं और ये तैयबा राजा सनम जावेद की दोस्त हैं और इसीलिए ये जो है वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ करती हैं। तो वो टिकटॉक का मामला अच्छा दूसरा इसके साथ ही एक हम इसको करते हैं अटैच कर लेते हैं। रिसेंटली एक मामला हुआ कि चूँकि आपके हवाले से बड़ा क्लियर है जो जो लोग आपको जानते हैं और जो फ़ॉलो करते हैं ट्विटर पे या सोशल ऐप्स पे आप वुमेन राइट्स पे बड़ा खुल के बात करती हैं और बाज़-औक़ात बहुत खुल के बात करती हैं। तो उसमें होता ये है कि आप बाज़-औक़ात बहुत संजीदा और सीरियस और बड़े सख्त अल्फ़ाज़ के अंदर कंडेम करती हैं। जैसे हाल ही में एक वाक़या होता है जब बुशरा बीबी के हवाले से मार्च होता है तो उसपे भी आपने जो है वो मुस्लिम जर्नलिस्ट थी हमारी जो मीडिया फ़ील्ड की फीमेल जर्नलिस्ट थी और फिर उसके रईस अंदर मतलब ठीक है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओके, दे दीजिएगा आप जो कहना चाहें जो उसको। क्लेम करता है तो म दैट्स फाइन। हाँ, मतलब फीमेल जर्नलिस्ट थी हमारी और कुछ उमर चीमा साहब भी उसमें ही थे शामिल और दीगर भी थे। तो उनको भी आपने बड़ा आड़े हाथों लिया लेकिन ऑन द अदर हैंड अभी पिछले कोई 4-5 दिन पहले हमने ये देखा कि शहबाज़ गिल की तरफ से आसमा शिराज़ी साहिबा के ऊपर जिस तरह के गलीज़ किस्म के कमेंट्स हुए और वो एक पूरी एक चेन चली और फिर रिबटल में आसमा शिराज़ी साहिबा ने भी उसी तरीके से रिबटल किया और खुले अल्फाज़ में उन्होंने कहा मेरी बर्दाश्त जवाब देगी। तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि भई अब कहाँ है आपकी वो दोस्त, वो इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रही? आज़मा शिराज़ी पे क्योंकि बात होती है भाई तो वो मेरा नीचे वीपीएन नहीं चल रहा, अपनी हुकूमत से कहो मेरा वीपीएन खुलवा दे, ट्विटर खुला दे, मैं भी आ जाऊँगी। अच्छा हर तो बंदा ये इनकी सारा तरह नहीं होता खरीद-खरीद के वीपीएन्स रखे हों उसने। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास नहीं है वीपीएन। या तो कोई किसी को बहुत डोनेट करे या मुझे थोड़े से पैसे भेजे, मैं वीपीएन ले लूँ, कोई रजिस्टर्ड, तो फिर तो मैं आ जाऊँगी। इनको अच्छा बस बहरहाल बातें करनी आती हैं। भाई ये एक देखिए ना मेरा काम है कि भाई जो-जो क्वेश्चन्स उठते हैं मैं आपके सामने रेज़ कर दूँगा। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भई एक आपका वो ग़ालिबन वो जो थी हमारी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं नाम भूल रहा हूँ। समझ तो उन लीजिए फ़ौज़िया यज़दानी, ये फ़ोज़िया वो सब। यज़दानी साहिबा यस, यस, यस। फ़ोज़िया यज़दानी साहिबा से के हवाले से जो आज की गुफ्तगू हुई और फिर उसमें शमा जुनेजो भी आ गई और उसमें उमर चीमा भी आ गए, सब आ गए। तो वो एक देखिए परसेप्शन तो बना। मुझे लोगों ने खुद ज़ाती तौर पे कहा कि भई कहाँ है आपकी दोस्त वो जब वहाँ पर बुशरा बीबी का मामला हुआ था, तो ठीक है उन्होंने बात की और हमें लगा कि ठीक है वुमेन राइट्स की बात हो रही है। बट अब जब आसमा शिराज़ी की बात हो रही है तो वो कहाँ गायब है? या मरियम नवाज़ के हवाले से बात होती है तो वो कहाँ गायब है? सो इसके ऊपर एक तो हमें बता दीजिए और दूसरा वो पीटीआई वाला मामला भी बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपने अभी बात की, ये वाली शमा चुनेजो, फ़ौज़िया यज़दानी और उमर चीमा और ये वो इन सब की द पॉइंट इज़ के एक तरफ पहले मुझे ये सब जवाब दें, क्या ये खुद फेमिनिस्ट हैं? डू दे इवन नो द डेफिनिशन ऑफ फेमिनिस्ट? इस्लामिक फेमिनिस्ट हैं या ऑर्थोडॉक्स फेमिनिस्ट? कौन से फेमिनिस्ट हैं ये? पहले मुझे ये बताएँ। और अगर ये फेमिनिस्ट हैं, तो इनको क्या पड़ी है कि ये एक खातून की अगर इतनी कलाई नज़र आ रही है, तो ये उसपे तनकीद करें कि भई इसका तो इस्लामाबाद जाते-जाते बुर्का भी उतर जाएगा। अगर तो आप वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो फिर आप सिलेक्टिव मत हो। एक बंदा जिसका पॉलिटिकल ओपिनियन आपसे डिफरेंट है, आप सिर्फ़ उसकी बुनियाद पे उसकी ड्रेसिंग को और उसकी ज़ात को बीइंग वुमेन आप क्रिटिसाइज़ मत करें। मैं मरियम नवाज़ को क्रिटिसाइज़ करती हूँ। रिज़वान रज़ी ने बहुत अपनी तरफ से बड़ा तीर मारने की कोशिश की थी, पान खा के और मुँह से झाग उड़ा के और पता नहीं क्या-क्या, मैंने उनको जवाब नहीं दिया था। लेकिन द थिंग इज़
कि वो जो उन्होंने इतनी सख्त किस्म की मेरे बारे में बातें की थी और गलीज़ ज़बान है, तो फलाँ है। मेरी तो ज़बान गलीज़ है, आप अपने करतूत देख रहे हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है? आप जो कर रहे हैं वो क्या है? अगर आप लोगों की इतने गलीज़ करतूत हो सकते हैं, तो मेरी ज़बान भी बहुत गलीज़ हो सकती है। एक चीज़, दूसरा ये कि मरियम नवाज़ पे तनकीद करना और वो जो कर रही हैं, उन पे तनकीद करना, दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मैंने मरियम नवाज़ की औरत ज़ात होने पे कभी सवाल नहीं उठाए। मैं ये सवाल उठाती हूँ कि मरियम नवाज़ ने ये फलाँ मंसूबा अनाउंस किया, इन्होंने फलाँ टाइम पे ये कहा, इन्होंने ख़वातीन को रेड लाइन कहा, तो अब ये हो रहा है, या ये बिल-फ़र्ज़ कोई भी मंसूबा स्टार्ट करिए, उस पे इनके ख़यालात पहले ये थे। नून लीग ने बिल-फ़र्ज़ किसान कार्ड और लाइव स्टॉक कार्ड, ये जो रीसेंट मेरी ट्वीट्स हैं, वो इसके बारे में थी। तो इन्होंने लाइव स्टॉक का जो कार्ड है वो स्टार्ट किया। वो तो इमरान खान ने मुर्गी पाल, भैंस पाल वाला मंसूबा शुरू किया था। इन्होंने कट्टे बच्चे तो पता नहीं फलान कह के इन्होंने कहा था कि अच्छा, मईशत खराब करके अब भैंसों और बकरियों से मईशत ठीक करनी है, तो अब उसी कार्ड को ही इस्तेमाल करें। मैं इस किस्म की तनकीद करती हूँ, लेकिन ये यहाँ से स्मॉल है, इस वजह से इनको समझ नहीं आएगी कि दोनों चीजों में फर्क क्या है। उन तीनों ने ये किया था, आप खुद सेक्सुअलाइज कर रहे हैं खातून को। पहले पाकिस्तान में कितने परसेंट खवातीन हैं जो पॉलिटिक्स में हैं और जो पॉलिटिकल ओपिनियन रखती हैं और जो सामने आके अवाम में आके बात करती हैं, ठीक है? बहुत कम है, माइनर मतलब परसेंटेजेस ट्रेसेस में वो तादाद है। उसके बावजूद अगर एक खातून आ रही है, आपको नहीं पसंद ना हो, मैंने भी बुशरा बीबी पे बहुत तनकीद की है, मुझे पीटीआई से भी गालियाँ पड़ती हैं, अब मुझे लीग से तो पहले पड़ती थी, अब मुझे पीटीआई से भी पड़ती हैं। बट मैंने उनके सियासत में किरदार पे बात की थी। मैंने, वो बुर्का पहनती हैं, वो जीन्स पहनती हैं, उनकी आधी बाजू नज़र आती है या उनकी पूरी बाजू नज़र आती है। मेरी तरफ से वो जिस किस्म का मर्ज़ी लिबास पहने। अब आपने खुद सेक्सुअलाइज़ किया उनकी ड्रेसिंग को लेके। मतलब आप उस टाइम पे ये कह रहे थे, इन्होंने पता क्या किया था? जो साहिल अदील ने मेरे सामने बैठ के ख़वातीन के साथ किया था ना, उस टाइम पे इन तीनों ने, फ़ौज़िया और ये शमा, डॉक्टर शमा जनेजो और उमर चीमा, इन सब ने यही किया था। जब मैंने इनको पॉइंट आउट किया, ये तीनों मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि भई ये वही लड़की है जिसको हमने हीरो बनाया हुआ था। नो, यू डिड नॉट मेक मी हीरो, आई वाज़ माय हीरो माय सेल्फ। मैंने स्टैंड लिया था, मैं बोली थी वहाँ पे, और आप लोगों ने मेरे स्टैंड को जो मैंने लिया था, आपने उसको सपोर्ट किया था। आपने मुझे मेरी शक्ल देख के या मुझे अज़बा होते हुए सपोर्ट नहीं किया था। आपने उस स्टांस को सपोर्ट किया था, जो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे दिया था, और मैंने उससे ये नहीं कहा था कि मेरे से माफ़ी माँगो। आई सेड आप ख़वातीन से माफ़ी माँगे। तमाम ख़वातीन का मैंने कहा था, वेदर इट्स मरियम नवाज़, वो भी एक खातून है, पूरी कैबिनेट इनकी ख़वातीन से भरी पड़ी है। इनके मुँह से तो ये भी नहीं हुआ था कि ये आधे लफ्ज़ निकाल दें वहाँ पे सिंध असेंबली और पंजाब असेंबली में। कम से कम उनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत बाकी पार्टियों में तो थी, उन्होंने करारदाद जमा करवा दी थी, इनसे वो भी नहीं हुआ था, हालाँकि खुद ये पूरी इनकी कैबिनेट ख़वातीन से भरी पड़ी है। तो मैंने उन सबके लिए कहा था, मुझे पॉलिटिकली किसी का क्या ओपिनियन है, मुझे उससे मसला नहीं है। आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप पीपल्स पार्टी के हैं, किसी भी जमात से, मुझे उससे मसला नहीं है। बट द थिंग इज़, जब आप ह्यूमन राइट्स की जब और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो सिलेक्टिव ना हो। फिर बुशरा बीबी है या बुशरा बीबी की बहन है या बुशरा बीबी की अम्मा, दादी, नानी, चाची, कोई भी है, आप वो खातून है फिर। इनके अपने जितने भी ये नून लीग के सहाफ़ी हैं, इन सब की आप ट्वीट्स निकाल के देखें, इनकी लैंग्वेज किस किस्म की होती है और कि ये किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। गालिम-गलौच तक लिखते हैं, आप वो ट्वीट पढ़ने के बाद सोचते हैं, मैं पाकिस्तानी किसी बंदे की ट्वीट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ जो खुद को सहाफ़ी कहता है या कहती है। इन तीनों ने ये किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब आसमा शराज़ी साहबा बीच में कूदी, जिनको मैंने ज़िंदगी में कभी फ़ॉलो किया है, ना मैं कभी उनको किसी किस्म का जवाब, एक तो उन्होंने कमेंट्स बंद किए होते हैं, दूसरा ये कि ना मैंने कभी उनको जवाब दिया है। लेकिन उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ समझा, क्योंकि मैं एक पावरफुल खातून हूँ एंड आई हैव ऑल द लिंक्स, और मुझे मीडिया में एक सर्टेन अरसा हो गया है और मेरा नाम बन गया और मैं आसमा शराज़ी हूँ। इस वजह से अब मैं पावर डायनामिक्स में खेलूँगी और मेरी ही फील्ड की एक जूनियर लड़की जो है, मैं उसके ऑफिस में उसकी शिकायतें लगाऊँगी सो दैट इसको एक्सपेल किया जाए, और क्योंकि मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन उससे डिफरेंट है। अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन
प्रो पीएमएलएन हो सकता है, तो मेरा भी प्रो पीटीआई हो सकता है। मेरे पास भी उतना ही राइट है, मेरे पास भी उतना ही इख्तियार है कि मैं भी अपने पॉलिटिकल ओपिनियन का इज़हार कर सकूँ और उस टाइम पे आप लोगों ने जो किया, और वैसे भी मैंने इनको किसी किस्म का जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो बीच में कूदी और उन्होंने मेरी शिकायत लगाई, स्क्रीनशॉट्स भेजे और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, और फिर ये कल को आके किस मुँह से बात करेंगे कि भई मैं खातून हूँ और मेरे पे और मैं वुमेन राइट्स की चैंपियन हूँ और ये सब कुछ वो नहीं कह सकती। और उसके बाद ये जो आपने शहबाज गिल वाली बात की है, बहुत से दिन से मेरा ट्विटर जो है वो चल ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि वो वीपीएन का मसला है, मेरा वीपीएन भी नहीं है मेरे पास, और 1-2 को मैंने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे फ़ोन पे होता ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अगर शहबाज़ गिल ने कोई वैसे उन्होंने मैं क्योंकि मैं व्लॉग्स भी नहीं देखती ना उनके, किसी के भी नहीं देखती। तो अगर उन्होंने कहा है और औरत ज़ात पे बात की है, तो वो बहुत काबिल मज़म्मत है। बट उससे पहले मैंने खुद आसमा शराज़ी का एक व्लॉग देखा जिसका थंबनेल उन्होंने लिखा हुआ था, लेट चुका है कप्तान। मतलब आप सियासत में इस किस्म की सेक्सुअलाइज़ किस्म की चीज़ कहाँ ले चुके हैं कप्तान? अगर मैं उसी उनका जो थंबनेल था, मैं उसको सिर्फ़ लगाती और ऊपर मैं लिखती, आपको कैसे पता? फिर आप क्या जवाब देती? अगर आपको इस किस्म के थंबनेल बनाने आते हैं, आपको इस किस्म की ज़बान आती है, तो आपको क्या लगता है कि हम आपसे पता नहीं कितने बाद की जनरेशन हमारी ज़बानें नहीं चलती? वो ये तो वही उसी शेर वाला हिसाब है कि अदब की बात है, वरना उन्हें जो शख्स सुन सकता है वो बोल भी सकता है। तो मेरी भी ज़बान चलती है, बल्कि पीटीआई वालों की सबको पता है बहुत चलती है। नहीं, आप एक तो देखिए, 2 चीज़ें, एक तो ये कि आप खुद अपने आप को पीटीआई वाला कह रही हैं, दूसरा ये हाँ, कि मैं कह रही हूँ, देखिए एवरीवन नोज़ मेरा टिकटॉक भरा हुआ है। और दूसरी बात जो आप सनम की बात कर रहे थे, यस शी इज़ माय फ्रेंड, शी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है? बाकी तैयबा से मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकातें हुई हुई हैं। शी इज़ अ गुड पर्सन, हेलो हाय सलाम दुआ मेरी उससे भी है। मेरी जितनी भी ख़वातीन होती हैं, मैं जब ये लोग जेल में थे, मैं जाती रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर पेशी पे इनकी गई हूँ। ख़वातीन जितनी भी थी, ये जो कोट लखपत जेल है, वहाँ पे रोहीना थी या फिर फरज़ाना आपा थी, या ये आई वाज़ द ओनली वन। आप मेरे ट्वीट्स निकाल के देखें, पीटीआई के किसी भी अकाउंट की, इवन के ऑफिशियल की भी निकाल के देखें। उनको शायद क्योंकि इल्म नहीं था इतना, क्योंकि स्कैटर्ड इतनी थी पार्टी और ये सारे मामलात इतने ज़्यादा चल रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं था कौन है जेल में। सिर्फ मैं थी, क्योंकि मैं जाती थी जब थाने किसी में या पुलिस स्टेशन या जेल में मैं एक ही दफ़ा गई हूँ या पेशियों पे जाती थी, तो मुझे पता चलता था ये खातून भी है, ये भी है। तो रहीना और जो फरज़ाना आपा थी, जिनके खामिद की डेथ भी हो गई थी जब वो जेल में ही थी, और रोहिना की 3 साल की वो बेटी, आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने ट्वीट्स की थी उनके बारे में, और अभी भी उनके जेल ट्रायल चल रहे हैं। तो मेरी दोस्तें हैं, तो अगर किसी को मसला है तो होना चाहिए। अगर इनकी मरियम औरंगज़ेब और आज़मा बुखारी और ये सब दोस्तें हो सकती हैं, मेरी क्यों नहीं हो सकती कोई? अच्छा, दूसरा ये कि अभी आपने आसमा शराजी के हवाले से वो शहबाज गिल के उनके थंबनेल का आसमा शराजी का ज़िक्र किया। देखिए, उसका जो उसका परसेप्शन या उसका जो बेसिकली बुनियाद थी, वो ये था कि एक नारा तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लगता है कि डट के खड़ा है कप्तान। तो उसका रिबटल में था कि लेट तो गया है आपको क्या कप्तान, लगता है बट अब डट के नहीं खड़ा हुआ? आपको क्या लगता है अब डट के नहीं खड़ा हुआ? नहीं, डट नहीं, के नहीं, ना वो खड़ा होता तो पाकिस्तान में ना होता। ना, 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 मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि उस नारे के रिबटल के अंदर आसमा शराजी ने वो एक जुमला लिखा कि डट के जो नहीं करा। भी नो अज़ीम, जो भी रिबटल था, जो भी उनका स्टैंस था इस बारे में, वो इसको बेहतर अल्फाज में लिख सकती थी। आप क्लेम करती हैं कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुल्क की जो 3-4 बड़ी एंकर्स हैं, आप उनमें से एक हैं, आप अपने आप नहीं, को सैयद खानदान में क्लेम क्या करती हैं ना, मान तो लें कम से वो कम कि क्लेम है वो। करती है ना, वो क्लेम करती हैं, बट आई डोंट कंसिडर इट। वो क्लेम करती है जिस तरह मैं क्लेम करती हूँ कि मेरा करियर रिपोर्टिंग से स्टार्ट हुआ, मैं आई एम अ जर्नलिस्ट। तो अगर कोई भी बंदा मुझे नहीं मानता, मुझे कहता है तुम पॉलिटिकल वर्क करो, तुम पीटीआई की वर्क करो, तो मैं कहती हूँ ओके, तुम कहते रहो, तुम्हारे कहने से क्या होगा? एक बंदा जिसने एमबीबीएस की डिग्री ली है, कल को वो जाके कहे कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, और दूसरा एक रेडी पे खड़ा हुआ बंदा उसको कह दे कि ना भाई तू डॉक्टर नहीं है, तो क्या उसकी डॉक्टरी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। दिस इज सेम लाइक दैट, कि अगर जो बंदा कह रहा है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो कहती है वो जर्नलिस्ट है,
लेकिन तो आसमा लेकिन शिराज़ी साहिबा आसमा शिराज़ी साहिबा की मिसाल रेडी वाले से किस तरह आप दे सकती हैं? मतलब उनका पूरा करियर रहा है जर्नलिज़्म का, ये तो ना करें ना अब आप, मतलब करियर तो जर्नलिज़्म मेरा कौन-सा करियर नहीं है, मेरा भी तो करियर है। अगर उन्होंने है। स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो मैं भी कम से कम यहाँ पे अपने घर की कुर्सी पे मैं भी थोड़ी स्ट्रगल करके ही आई हूँ ना। नहीं आज उनकी मतलब थोड़ी मैं सिर्फ ज़्यादा ये होगी क्योंकि उनकी उम्र मेरे से ज़्यादा है। जब मैं उस हाँ, उम्र को हाँ। पहुँचूँगी, मेरी भी हो जाएगी। नहीं, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट नहीं हो या वो जर्नलिस्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब आपका ओके, अपना मैं जो बात कर रही जर्नलिस्ट थी, तो मैं माने जो ना, बात कर रही जर्नलिस्ट तो मान लें कम से कम। मैं मान रही हूँ कि वो जर्नलिस्ट हैं, बट हाँ। व्हाट शी क्लेम्स कि मैं पाकिस्तान की बहुत टॉप की जर्नलिस्ट हूँ। अगर आप जर्नलिस्ट टॉप की हैं, तो प्लीज़ टॉप क्लास की ज़बान भी इस्तेमाल करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में आप ये कह रही हैं कि लेट चुका है कप्तान, तो दैट इज़ नॉट फेयर। एक जगह पे आप ये क्लेम करते हैं कि भई पीटीआई की ज़बान बहुत गंदी है, पीटीआई जो है वो ट्रेंड्स चलाती है लोगों के बारे में, ख़वातीन के बारे में, ये मिसोजिनिस्ट हैं, ये फलाँ हैं, ये ढमकाँ हैं। नंबर 1 पे आप खुद भी मिसोजिनी का श मतलब मिसोजिनिस्टिक आपकी अप्रोच है और सब कुछ है, क्योंकि आप बुशरा बीबी के बारे में ऐसी बातें करती रही हैं, आप पीटीआई की हर लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़कियाँ हैं और उनकी शक्ल प्यारी है, इस वजह से आप उनके बारे में इस किस्म की बात करती हैं। पाकिस्तान में मसला तो ये है ना, वही प्रिटी गर्ल्स प्रॉब्लम्स वाला। इस पे मैंने सोचा था आज मैं इसे वीडियो भी बनाऊँगी कि मतलब आपकी स्ट्रगल, आपका सब कुछ पीछे रह जाता है अगर आपकी शक्ल प्यारी है तो। नो वन कंसिडर्स कि आप कितनी स्ट्रगल करके, कितना आप में टैलेंट है, कितनी आप में स्किल्स है, क्या कुछ करके आप उस मकाम पे पहुँचे हैं। बस ओह! अच्छा, प्यारी है ना, इस वज़ह से यहाँ पे पहुँच गई है। बस ये होता है, यही उनके साथ होता है। इन सबको मसला ये है कि वो उनकी शक्लें प्यारी हैं और वो यंग हैं और उनको थोड़ी-सी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है, इस वज़ह से इनको मसले-मसाइल होते हैं। नहीं, अब इस सब में फिर मेरा एक सवाल उठ जाएगा कि भई आप एक तरफ प्यारी ख़वातीन की बात कर रही हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको हुस्न दिया, वो प्यारी हैं, ठीक है, आप हैं या बाकी सनम है या जिनकी भी आप बात करिए, बट आप इस सब के बीच में रगड़ा लगा रही हैं आसमा साहिबा को, मतलब आपके नज़दीक आसमा साहिबा प्यारी नहीं है? मैं तो नहीं कह रही वो प्यारी नहीं है, लेकिन अच्छा चलिए वो अब क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यारी है एंड दे आर यंग एंड दे हैव पॉलिटिकल ओपिनियन एंड दे हैव थोड़ी बहुत वो इनसे ज़्यादा बेहतर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को आप छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही कि बेहतर पर्सनैलिटी की बुनियाद पे, नो, मैं ये कह रही हूँ कोई भी उनकी स्ट्रगल जो उन्होंने पार्टी के लिए की होगी, उन्होंने जेलें काटी हैं, उन्होंने जितनी भी मतलब लोगों मतलब एहतजाजों में शरीक हुई है, जलसों में गई है, सोशल मीडिया का यूज़ किया है, कुछ भी किया है, वो सब कुछ पीछे रह जाएगा। कोई भी बंदा बात करेगा तो बस इसकी इवन के पीटीआई के बहुत से लोग खुद कहेंगे कि हाँ, भई प्यारी है, इससे तो आगे आना ही था। मतलब ये मतलब और ये सिर्फ़ पॉलिटिक्स में नहीं है, ये बहुत सी जगहों पे ऐसे इसी तरह से होता है कि आपकी स्ट्रगल और किसी चीज़ को कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाता। आप टीवी पे भी कोई अच्छा प्रिटी फेस किसी की लड़की का नज़र आएगा, हाँ भई ये तो प्यारी, इसको तरक्की मिल गई, इसका रेज़ लग गया, इसकी प्रमोशन हो गई, तो प्यारी थी, इसका तो होना था। ये नहीं पता कि वो कितनी पीछे से क्या कुछ करके आ रही है, क्या कुछ उसने अपनी पढ़ाई में कितना टाइम लगाया है, उसने अपनी स्किल्स जो हैं उनको कितना इम्प्रूव किया है, सीखा क्या कुछ है, कोई नहीं देखेगा, ये भी यही कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आसिमा शराज़ी प्यारी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। अच्छा, अब इस फ़र्क हाँ, वो ठीक ठीक हो, लेकिन अब देखिए ना इसमें अगेन मैं अपने रिबटल को थोड़ा-सा करके तो फिर हम उसको एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं कि एक तो ये है कि आसमा साहिबा का जो मौक़िफ़ था, जो थंबनेल था उसपे मैंने पहले भी बताया कि वो बेसिकली उसके रिबटल में था, बट ठीक है उसको अगर हम ऑफ़ कोर्स हमारे यहाँ पे स्लैंग इस्तेमाल होती है और डबल मीनिंग होती है। फिर वही अगर आप खातून हैं, आप मुझे कह रही हैं कि आपने अपनी ज़बान अच्छी रखनी है। आप मुझे ये सिखा बट रही इसमें हैं, क्या आपने प्रॉब्लम अपनी है? ज़ लेट गया है कप्तान में क्या प्रॉब्लम है? आई मीन वो तो रिबटल है उसका आपको कि नहीं पता लड़की ये वगैरह किस लिए कप्तान। यूज़ होता है? आपको नहीं पता ये किस लिए यूज़ होता है? खुद ये नहीं जो वो इनके जो लीडर्स हैं, खुद आसमा शराज़ी के लीडर्स साहबान जो हैं, वो खुद डिग्गियों में बैठ-बैठ के जाते रहे हैं कारों में। वो भी तो फिर लेट के ही जाते थे, जाके जूते पॉलिश करते थे, पता नहीं क्या कुछ करते रहे हैं और यहाँ पे ये कह रही है लेट चुके हैं। फिर उसपे सवाल होगा जी, कहाँ लेट चुके हैं, क्या मतलब तफ़सील हम भी
बीइंग अ ओके, आई कंसिडर माई सेल्फ उनके सामने एक बहुत छोटी, उनकी एज के लिहाज से भी, करियर के हर चीज के लिहाज से मैं अपने आप को छोटा कह रही हूँ। चले मुझे आसमा शराजी साहब समझाएं, उन्होंने थंबनेल ने लिखा था, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई, मुझे बताएं क्या लिखा हुआ था वो। वो तो बता रही है बताएं ना, ना, वो तो बता। कहाँ ले चुका था, क्या क्या मतलब क्या है। आप खुद एडल्ट कंटेंट लिखते हैं, आप खुद एडल्ट जो चीजें हैं थंबनेल्स वो बनाते हैं, आप सियासत में इस किस्म की फजूल किस्म की बातें और ये सब कुछ लिखते हैं, उसके बाद आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपसे जो छोटे लोग हैं, जूनियर लोग हैं, वो आए और वो अपनी जबानों से फूल निछावर करें। आप जिस किस्म की ट्रेनिंग देंगे उसी वही सारा कुछ आपको भी नजर आएगा। बट देखिए ना, बात ये है कि एक एक चीज़ है, एक नारा है कि डट के खड़ा है कप्तान। अब इसका रिबर्टल हम कैसे करेंगे? मतलब अब ये भी तो एक एक जुमला था, उसका रिबर्टल आया। एनीवेज़ तो आप अ, कह दें वही डट के नहीं खड़ा हुआ, वो अब वो ये तो झुक गया है वो। ये तो हाँ, वो आप ये कह झुक दें। गया। अब आप झुक गया के ऊपर भी डबल झुकना मीनिंग क्या, बन जाएगा। डबल मीनिंग नहीं तो इसमें भी डबल बन मीनिंग, जाएगा। नहीं, तो उसमें क्या कैसे, अच्छा चलो झुकना होता है, झुकना का मतलब जो आप मुझे कह रहे हैं डबल मीनिंग आप उसको ले सकते हैं, दैट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन आप जब लेट चुका है मतलब ये क्या तो है। ये तो यही बात होगी ना, हर बंदा अपने हिसाब से निकालता है। लेटने का भी फिर नॉर्मल है, हर बंदा लेटता है, सोता है, हर चीज़ होती है, वो तो फिर नॉर्मल है। आप वो उसको डबल मीनिंग में ले जाओगे या उसके के कहीं और। अच्छा एनीवे नहीं इसके ये साथ-साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं इसके साथ एक सवाल ऐड कर देता हूँ कि आपने सनम के बारे में भी बात की, पीटीआई के और भी लोगों के बारे में बात की, और आपने कहा कि लोगों की स्ट्रगल होती है और इसको स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए या मतलब इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए कि कौन किसका किसका क्या ओपिनियन है। बट हाँ, जो जेनेरिकली किसी की ज़ुबान गंदी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसी वीडियोज़ अ, 10 तो कम से कम मैं भी निकाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। ट्वीट्स अभी मैं अलहदा रख रहा हूँ। स्पेसिफिकली सनम की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने उनको कहा कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो सनम से मुतल्लिक भी और उनकी जो बहन है फलक, उनसे मुतल्लिक भी जो उन्होंने जब वो 9th में से पहले वो एहतजाज वगैरह पे निकली थी, तो जिस तरह की ज़ुबान की उनकी वीडियोज़ आई सामने, उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ जो गुफ्तगू करते हुए कहा, तो फिर इस तरीके से तो उनके ऊपर भी रिबर्टल आएगा। क्या आप उनको जस्टिफाई करेंगी? उस ज़ुबान क्या को? कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने। अब उन्होंने गाली निकाली है, मैं इधर गाली तो नहीं निकाल सकता। और फिर डंडा, उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था पीटीआई का, उन्होंने कहा कि जी ये डंडा भी हम जो है मतलब और बड़ी चीज़ें थी, अब मैं क्या यहाँ पर कहूँ? आप वीडियो मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप पे, आप देख लेना। वीडियो भेज दे तो ओके, अगर आप ये कह तो मतलब कौन सी गाली मैंने देखी हुई है वीडियोस, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कोई गाली दी हुई है। और अगर बिलफर्ज जो एक दो गालियां हैं उसमें जिनको आप गाली कंसिडर कर रहे हैं, लिटरली गाली, लिटरली गाली। वो कोई दूसरी मैं मतलब लिटरली गाली की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो, वो जो तुम बहुत एक आम जो हम टेक्स्ट में भी लिख देते हैं, तुम वो जो वाली बात नहीं कर है, रहे हो, वो तो वाली फिर नहीं है। मैंने वो वीडियो नहीं देखी होगी। अगर कोई बहुत ही जिसको हम वो जो गाली सही गालियों वाली गाली कहते हैं, वो वो मैंने जो नहीं देखी हुई, नहीं, लेकिन जो वो जो वीडियोस। हाँ, वो जो हम आपस में मतलब टेक्स्ट में बात कर लेते हैं या गाली निकाल लेते हैं, वो डिफरेंट है, वो स्लैंग्स डिफरेंट है। ये एक प्रॉपर और नाम लेके आर्मी चीफ से मुतल्लिक भी, वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक भी और पॉलिटिकल क़यादत से मुतल्लिक भी, इदारों से मुतल्लिक भी, उनके वालिदैन तक को गालियाँ दी गई थी। बट एनीवेज़ चलो ठीक है, वो नहीं देखी हम वीडियो, तो हम उसको आगे छोड़ देते हैं। अब लास्टली अ, अब ये पैमाना कैसे तय किया जाए कि किसी को कोई खातून अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पसंद है तो वो उसकी साइड लेता है और किसी दूसरी को दूसरी पसंद है। मिसाल के तौर पे वन्स अगेन वेरी फ्रैंकली मरियम नवाज़ से मुतल्लिक आपने अपना आप को तो क्लियर किया कि यार देखो, मैं जो है वो उनकी औरत शख्सियत पे बात नहीं करती हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ पे बात करती हूँ। इनफ यस, ठीक है, फेयर इनफ, गुड है। बट ऑन द अदर हैंड वो अग्रेसिवनेस, वो चीज़ें हमें आसमा शिराज़ी पे हुए हमले पर जो है वो नज़र नहीं आती हैं, एक मज़म्मत के बयान के अलावा, जो हमें बुशरा बीबी या सनम या दीगर पीटीआई की ख़वातीन पर आती है। और इसी तरीके से मैं नून लीग वालों को भी कहूँगा कि वो जब गरीदा फ़रूकी साहिबा पे या बिनी सलीम साहिबा पे या दीगर के ऊपर हमला मतलब कोई ज़ाती हमला करता है, तो वो बहुत अग्रेसिव रिएक्ट करते हैं। बट इसी तरीके से बुशरा बीबी या दीगर के ऊपर होता है तो वो नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, मज़म्मत करते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो ये तो फिर ये तो हर किसी का सब्जेक्टिव वो है। इस पे राय में देखेंगे तो कोई भी फेमिनिज़्म को जो है वो सही मायने में सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो तो फिर मैं इनके बारे में यही तो कहती हूँ, ये सूडो लिबरल्स है सारे, सिलेक्टिव राइट्स की ये सब बात करते हैं, यही तो मैं कहती हूँ।
और ये लोग फिर गुस्सा करते हैं, ये मानते नहीं है। जब बुशरा बीबी वाला इशू हुआ था, मैंने इनको सेम बात कही थी कि आप सब सूडो लिबरल्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ टैग्स लगाए हुए इस चीज के, और आपने जो वुमेन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट कि आप वुमेन राइट्स के की बात करते हैं। आप जो अपने इर्द गिर्द की खवातीन है, आप सिर्फ उनके राइट्स की बात करते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप वुमेन राइट्स की बात करते होते तो फिर तो आप सबके बारे में बात करते, फिर तो एक एक खातून क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, फिर तो आपको उससे मसला नहीं होना चाहिए था। आपको मसला ये होना चाहिए था कि उसकी लॉन्ग मार्च में जो पार्टिसिपेशन है, जैसे पीटीआई के लोगों ने सवाल किया था कि वहां से वो लोग अली अमीन गड्डापुर और बुशरा बीबी वो वहां से गायब कैसे हो गए। वो ये नहीं कह रहे थे बुशरा बीबी की बाजू नीचे हो गई थी कपड़े से, मतलब उनका कपड़ा नीचे हो गया था, वो सेड्यूस कर रही हैं, सामने से सपोर्टर्स खड़े हैं उनको वो फलां कर रही हैं, मतलब इस किस्म की बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे थे, और कर कौन रहा था? खवातीन। तो फिर इनको क्या मैं कहूँ, इनकी अपनी जबानें चेक की है कभी? मतलब आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने तमगे ले लिए हैं और पता नहीं क्या कुछ कर लिया है, लेकिन आपको बात करने की तमीज नहीं है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपसे बहुत इज्जत एहतराम और इससे बात करें। नो, दिस कैन नॉट हैपन। अच्छा, एंड पे हम चलते हैं, थोड़ा-सा लाइटर नोट पे चले जाते हैं और मेरा ख़्याल है कि बाकी ये है कि इसके ऊपर तो अगेन मैं अपना तो वही ओपिनियन दूँगा कि देखिए हर किसी के सब्जेक्टिव मामलात हैं और पाकिस्तान में वो कोई लिबरल है, वो कोई सेक्युलर है। वो खान साहब कहते थे ना, तो वो कहते थे अच्छा, कि एक एक हमें ये जो ये इन सबने ये किया था, उसपे मैं एक और ये जो आसमा वाली आप बात कर रहे थे, उसपे मुझे एक और चीज़ ये याद आई है कि असल में ये लोग इतने लोमड़ी वाली सिर्फ नहीं होती जो वो है इनकी, ये लोग जानबूझ के, और ये इतने डम किस्म के सारे जज्बाती किस्म के सपोर्टर्स हैं, ये लोग इस किस्म की हरकत करते हैं कोई खातून रिलेटेड, और इनको कुछ मिल ही नहीं रहा था, इन्होंने कहा चलो, क्योंकि आसमा शराजी के खिलाफ पहले भी ट्रेंड्स चल चुके हैं जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और ये वो सब कुछ, इसे अब आसमा को मैदान में उतारते हैं, इससे ये वाला थंबनेल लिखवाते हैं, और उसके बाद क्योंकि पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने तो अपने कप्तान के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं है, और ये लोग इसको इस चीज की तरफ मुड़ेंगे और हमें एक और मौका मिल जाएगा कि भाई देखें पीटीआई तो है ये इन्होंने सेम किया है। इनकी नफ्सियात जो है ना, यहाँ से वो सिर्फ इतनी सी है कि हम खुद गलत एक बात करें और उस पे पीटीआई के कोई भी जो लोग हैं वो ये हरकत करें, और फिर हम उसको औरत कार्ड खेलें और कहें कि भाई देखा ये तो है ही एंटी वुमेन, ये तो मतलब क्या मैं अब नहीं, कहूँ। आई थिंक ये इनमें देखिए से ना कोई ये इतने ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, आप इनमें से जितनों के भी नाम ले रहे हैं, इनमें से किसी की ट्वीट्स पिछले 10 दिन की चलो निकाल के, 10 दिन की नहीं, 1 महीने की निकाल के देख लो, इन्होंने पंजाब में जो खवातीन के साथ हालात हैं, ठीक है, उनमें से कभी इन्होंने किसी के बात किसी चीज पे भी बात की है? 57,000 मोर केसेस क्रिमिनल, नॉट खवातीन रिलेटेड बट क्रिमिनल केसेस 2024 में रिपोर्ट हुए। 5% क्रिमिनल रेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है क्राइम्स का, लेकिन इनमें से किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन ये हुकूमत होती इमरान खान की, तो फिर यहाँ पे इन्होंने इतना पिट स्यापा डालना था कि भाई ये तो मुर्गी भैंसों में लगा हुआ है, ये तो तमीजों में लगा हुआ है, ये तो हम मर गए, हम लुट गए, पंजाब का पता नहीं क्या हशर हो गया, पंजाब को पता नहीं क्या हो गया, इतने केसेस हो गए, और खुद ये क्या कर रहे हैं, खुद इन्होंने किसी से, खुद इनकी सहाबत सिर्फ इतनी सी है कि नहीं जब आई थिंक एक ये तो थोड़ा-सा आप देखें ना, ये वो होएगा कि भई आपने पूरी की पूरी परसेप्शन को ही उड़ा के रख दिया कि भई आसमा शराजी ने थंबनेल इनके कहने पे बनाया और औरत कार्ड खेलने के लिए बनाया। मतलब ये तो तो एक ऐसी ये हाँ इल्ज़ाम है। जी, आसमा शराजी ने वो थंबनेल बनाया ही इसलिए था कि वो बाद में ये कुछ कर सके। अच्छा चलें, आसमा एक फॉर शराजी द ने से बनाया, नो, आसमा शराजी को नहीं पता कि वो सोशल मीडिया पे ये अपलोड कर रही है। नहीं उनको फॉर पता द नहीं है सेक मेरे खिलाफ ट्रेंड चल चुका था, उनको पता नहीं है ओके कि सोशल मीडिया में इतना गंद है, मैं ये थंबनेल ना लगाऊं, क्यों लगाया? ओके, ओके, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अबल तो ये आर्गुमेंट कोई रीज़नेबल नहीं, बट एनीवेज़ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मानते हैं कि आसमा शराजी साहिबा ने खुद ये थंबनेल लगाया। तो क्या ये जस्टिफाई है कि उसके बाद पीटीआई के ट्रोल्स जो हैं वो उनकी नो, औरत नो, होने के ऊपर दैट इज नॉट जस्टिफाइड। अगर किसी ने उनको औरत जात होने पे उनको बात की है, हाँ, उन्होंने जो थंबनेल लगाए उस पे अगर किसी ने जवाब दिया तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर उनकी औरत जात होने पे बात की है
तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड वेदर इट्स शहबाज गिल या कोई भी है। लेकिन आसमा शराजी साहबा ने अगर थंबनेल वो लगाया है तो क्यों लगाया, उनको खुद भी सोचना चाहिए। चले वो आइंदा से उस पे ख्याल कर लेंगी, अगर उनको अब अगर वो होगा मामला तो हो भी गया। बट एनीवेज़ वो उनकी तो जस्टिफिकेशन जो थी, क्योंकि वो अब यहाँ पे है नहीं, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि उनका नैरेटिव ये था कि वो डट के खड़ा के मुकाबले में था। बट एनीवेज़ हाँ, ये जेनेरिकली बात ठीक है डट के कि भाई खड़ा है के ये मुकाबले में कैसे असली, कैसी, कैसे है एक डट बंदा के खड़ा खड़ा होता के है या मुकाबले लेट में? जाता है, बस ठीक है, मतलब अब उसको क्या लेटने के बाद खड़े होने के बाद बैठता भी है। वो बिल्कुल ठीक लो है, लेवल पे पहले लेके गई थी। बंदा डट के खड़ा है, कप्तान के मुकाबले में लेटना ही आया। और अगर अगर बिल फर्स्ट चलो लेट भी गया है तो सबूत है ना उसमें शराजी साहबा। तो ये तो पॉलिटिकल डिबेट है ना, ये तो मतलब इनको पॉलिटिकल डिबेट है। शर्म इतनी नहीं आती, नो 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 नो, ये वही जर्नलिस्ट हैं, इनको शर्म इतनी नहीं आती कि ये लोग तो इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड कहते थे। शर्म इतनी नहीं आती कि उसी मास्टरमाइंड से हुकूमत के मुज़ाकरात की खबरें देते फिर रहे हैं। कम ऑन, तो फिर शर्म है थोड़ी सी। नहीं, इस तरह तो फिर सवाल ये भी उठता है कि खान साहब भी कहते थे कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, आज वो भी तो उनकी भी मुज़ाकराती टीम बैठी हुई है। बट एनीवेज़ ये पॉलिटिकल डिबेट है, इसको हम गोली मारते हैं। पॉलिटिक्स लाइटर अब वो नहीं, फिर अब देखो मेरी बात सुनो। अब अच्छा, अब मिन्नतें तरले ये भी साफ करें ये लोग कि अगर शहबाज शरीफ का साथ ना दिया तो क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट प्लीज शहबाज शरीफ का साथ दे, तो ये इनके हालात हैं। रो नहीं, रहे अब हैं, ये इनके इसके रो ऊपर बड़ी रहे लंबी हैं बाकायदा। नहीं, इस पे बड़ी उनके लंबी ट्वीट डिबेट हो नहीं। सकती है। इस पे देखो ये पॉलिटिकल डिबेट है, इस बार उस पे तो हम फिर आर्गुमेंट बड़ा लंबा चलेगा। और खान साहब भी के भी जो नारे थे उनके लिए हुकूमत तो बेबस है, फलानी है, ढींगरी है, अब उधर हैं। बट एनीवे और हुकूमत भी इसी तरह ही है, मैं उसको कोई तो जस्टिफाई हुकूमत नहीं कर रहा, बट बेबस नहीं उसको है। चलो तुम बताओ मैं वही हुकूमत कह रहा हूँ, बेबस नहीं है। मैंने कहा है कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, हुकूमत का भी वही हाल है, बट उसको हम छोड़ते हैं, वो एक उसके ऊपर हम एक अलग व्लॉग करेंगे कि पॉलिटिकल पे भी। बट मैं लाइटर नोट पे वो जानना चाहता हूँ कि वैसे एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, मैं पूछना चाहूँगा साहिल अदीम से मुतल्लिक एक और बड़ा अच्छा जो चीज़ उस प्रोग्राम से निकली थी, वो ये थी कि उन्होंने खाली औरतों को तो नहीं कहा था, औरतों को हाँ, उन्होंने रेशो में ज़रूर बढ़ा दिया था कि 95% बट 75% तो उन्होंने मर्द भी कहा था कि जाहिल होंगे। तो उस पे आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? कोई 75% नहीं उसने कहा था। नहीं, नहीं, उसने उन्होंने कहा था। नाम ही ख़वातीन का, नाम ही लो, उन्होंने नाम ही ख़वातीन, अच्छा चलो बिलफ़र्ज़ 75% मर्दों का कह भी दिया था। तो ये जो मुआशरा है जहाँ पे औरत पहले ही एक मार्जिनलाइज़्ड सोसाइटी का हिस्सा समझी जाती है, ठीक है? एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा समझी जाती है जो सबमिसिव है और उसकी मतलब हर किस्म का सोसाइटी का सोशल प्रेशर, सब कुछ उसके ऊपर है। आपने वहाँ पे ये बात लाज़मी साबित करनी है, कहनी है, बल्कि साबित क्या, आपने वहाँ पे ये बात लाज़मी कहनी है कि 95% इस ख़वातीन ये हैं। और वो भी क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता। मिसाल वो दे रहे थे कुरान और हदीस की, जो कुरान की उन्होंने आयत कोट की थी, उसमें मुझे वो लफ्ज़ जाहिल दिखा दें कहाँ पे लिखा हुआ है। कम इल्म, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म के जो उसका मफ़हूम है वो बराबर हो सकते हैं? इसमें लफ्ज़ जाहिल किधर है ये बता दो मुझे। कि ये अच्छा छोड़ो, मतलब यार, मतलब मैं मतलब अज़बा मुझे मेरा तो दिमाग ऐसे घूमा था कि भई मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो हज़ार-हज़ार 50-50 हज़ार की ग्रुप्स लेके इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे बैठी हुई हैं और ये तो वो इस किस्म की बातें, मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा इस ये बात का क्या बताओ। मतलब है? आप ही थोड़ी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और वो अगर यूज़ कर रही हैं, घर बैठ के अपना कुछ कमा रही हैं, किसी ने कुकिंग चैनल बनाया है, किसी ने कोई ब्यूटी चैनल बनाया हुआ है, किसी ने ब्यूटी टिप्स का बनाया हुआ है, कोई कपड़े सीना की कटिंग, सिलाई और ये वो इस किस्म की वीडियोज़ लगा रही है या उस पे इंस्टाग्राम पे भी कर रही है। आपको उनसे तकलीफ है, क्यों? अच्छा, अज़बा ये बताओ तुम्हें तागूत का मतलब अब समझ आ गया वैसे? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह आ गया है, पूरे पाकिस्तान को आ गया है। अच्छा, दूसरा ये कि एक लाइटर नोट पे हम करते हैं, एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला था कि जिसने उनको भी अज़बा के समझ साथ आ गया होगा, जो दोनों के साथ बाद में हो चुके हैं ना, उनको भी बड़ा मैं डाँडा समझ आया मैं होगा। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, कि एक ये भी ट्रेंड चला था कि जिसने अज़बा से पंगा लिया है उसका पूरा करियर तबाह हो गया। उसमें खलील साहब की भी वीडियो सामने आ गई, उसमें साहिल अदीम के ऊपर बैन लग गए, साहिल अदीम भी बहुत ज़्यादा जो है उसके बाद बैकफुट पे चले गए हैं और आयशा साहिबा का तो है डोमेस्टिक केस भी वायलेंस केस हुआ था उठा वैसे उनका भी। रेसिंग में।
नहीं, आयशा साहिबा का तो आई थिंक डोमेस्टिक इश्यू था, वो डोमेस्टिक वायलेंस उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो मतलब वो एक मैंने उस डिफरेंट पे चीज़ है। वीडियो की थी, मैंने उनको उनके हक में मतलब नॉट उनके हक में एग्ज़ैक्टली द मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस आप हाँ। मतलब कर रहे हैं और एक खातून जो है उसकी बुरी हालत की है। मैंने इस पे सोशल मीडिया पे की थी बात, मैंने वीडियो भी बना के अपलोड की थी। तो वो बिल्कुल किसी भी किस्म की फाइट थी उनकी, जो भी था दैट हाँ, वाज़न्ट जस्टिफाइड। वो तो ख़ैर हाँ, वो इसीलिए मैं इसको तो सेपरेट कर देता हूँ आयशा साहिबा वाले मामले को क्योंकि ये एक डिफरेंट बिल्कुल वो है। बट वो बाकी जो 2 मर्दों ने के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके ऊपर लोगों ने कहा कि भई अब तो अज़बा जो है वो खुद तावीज़ तो यूज़ करती है और अज़बा का जो है ना वो एक आमिल खाना होना चाहिए जहाँ पर अज़बा किसी को बददुआ दे और वो जो है ना वो इस तरह से लगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? एंड पे ये भी बता दें और आपकी क्या? दुआओं की क्या रेट है ये भी बता दें? दुआओं की नहीं है जी, बददुआओं के हैं वो वही हाँ। बददुआ। बताओ बददुआओं की रेट बता दो एंड पे। यार सोचेंगे इस बारे में प्लान करेंगे आस्ताना बनाने का कोई। वैसे भी आजकल नौकरी खतरे में ही है। तो आई एंड में थिंक यही होना है ये मुझे लगता है। ये ये वाली बात हम अब बाद में कर लेंगे। ये व्लॉग में नहीं करते कि नौकरी खतरे में इसको गोली मारो। फिलहाल के लिए इतना ही और हम जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन पे एक व्लॉग दोबारा अज़बा के साथ बनाएँगे क्योंकि उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपना एक ओपिनियन है। वो चाहे पीटीआई को लेके हो, वुमेन्स को लेके हो या किसी भी हवाले से हो। सो उसके ऊपर भी हम ज़रूर अज़बा के साथ जो है वो एक व्लॉग बनाएँगे। सो आज के लिए बहुत शुक्रिया अज़बा, थैंक यू वेरी मच और आपके टाइम का। और अब अवाम का जो रिएक्शन आएगा, छेड़ तो आपने फिर बहुत सारे लोगों को दिया है, सो लेट्स सी क्या होता है। ओके।